राधे राधे दोस्तों। अब तक आपने देखा कि अनाया अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए लंदन में पूरी मेहनत से पढ़ाई कर रही थी। उधर भारत में उसका परिवार हमेशा की तरह खुशहाल जिंदगी जी रहा था। रोज की तरह अनाया की अपने परिवार से बात होती थी और उसे लगता था कि अब सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसा हादसा होने वाला था जो पल भर में अनाया की पूरी दुनिया बदल देगा। एक फोन कॉल जो उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक सच बनकर सामने आने वाला था। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक दिन की बात है। मैं यूनिवर्सिटी से अपनी क्लास खत्म करके हॉस्टल वापस आई थी। उस दिन मैं काफ़ी थक गई थी, इसलिए कपड़े बदलकर अपने कमरे में बैठ गई और अगले हफ्ते होने वाले असाइनमेंट की तैयारी करने लगी। बाहर हल्की ठंड थी और कमरे में बिल्कुल शांति थी। तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने बिना ध्यान दिए फ़ोन उठाया तो देखा कि विवान का कॉल था। मुझे लगा हमेशा की तरह वह मेरा हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन कर रहे होंगे। मैंने मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव की, लेकिन जैसे ही मैंने उनकी आवाज़ सुनी, मेरा दिल घबरा गया। उनकी आवाज़ बहुत कांप रही थी। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। मैंने तुरंत पूछा, भैया क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ पल तक वह चुप रहे, फिर बड़ी मुश्किल से बोले, अनाया, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उनकी बात सुनकर मेरी धड़कनें तेज़ हो गईं। मैंने घबरा कर कहा, भैया जल्दी बताइए, आखिर हुआ क्या है? तब उन्होंने रोते हुए कहा, आज माँ और पिताजी की शादी की सालगिरह थी। मैंने दोनों को बाहर लंच पर भेजा था। वो लोग बहुत खुश थे, लेकिन जब घर वापस लौट रहे थे तभी रास्ते में उनकी कार का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, फिर माँ और पिताजी कैसे हैं? कुछ सेकंड तक उनकी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर उन्होंने रोते हुए कहा, अनाया, हमारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रहीं और पिताजी की हालत बहुत गंभीर है। उनके शरीर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अब शायद वह कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। ये सुनते ही मेरे हाथ से फ़ोन छूटकर ज़मीन पर गिर गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं वहीं फर्श पर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। कुछ देर पहले तक सब ठीक था और अब मेरी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी रूममेट दौड़ती हुई कमरे में आई। उसने मुझे इस हालत में देखा तो घबरा गई। उसने तुरंत मेरा फ़ोन उठाया, जो अब भी कॉल पर था, और विवान से बात की। उन्होंने उसे सारी बात बताई। मेरी रूममेट ने मुझे संभालने की बहुत कोशिश की। मुझे पानी पिलाया और बार बार कहा कि खुद को संभालो। लेकिन उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि मैं किसी की बात सुनने की हालत में ही नहीं थी। मेरे मन में बस एक ही बात बार बार आ रही थी कि मुझे किसी भी हालत में अपनी माँ को आखिरी बार देखना है। मैं तुरंत उठी, जल्दी जल्दी अपना बैग तैयार किया, ज़रूरी सामान रखा और बिना समय गंवाए टैक्सी लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गई। पूरे रास्ते मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह मुझे जल्दी से जल्दी भारत पहुंचा दें। एयरपोर्ट पहुंचकर मैंने सबसे पहले फ़्लाइट की जानकारी ली, लेकिन वहां पहुंचते ही जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एयरलाइन के कर्मचारियों ने बताया कि खराब मौसम और कुछ तकनीकी कारणों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। जब तक समस्या पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, तब तक कोई भी फ्लाइट रवाना नहीं होगी। मैंने उनसे बार बार कहा, मेरे घर में बहुत बड़ा हादसा हो गया है। मेरी माँ का निधन हो चुका है। मुझे हर हाल में भारत जाना है। लेकिन उन्होंने बहुत अफसोस के साथ कहा कि वह मेरी मजबूरी समझते हैं, लेकिन फ़िलहाल वह कुछ नहीं कर सकते। मैंने दूसरी एयरलाइंस के काउंटर पर जाकर भी कोशिश की, अलग अलग वेबसाइटों पर टिकट देखी, कई जगह फ़ोन किए, लेकिन हर जगह से सिर्फ एक ही जवाब मिला कि अभी कोई फ़्लाइट उपलब्ध नहीं है। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। एयरपोर्ट के एक कोने में बैठकर लगातार रोती रही। हर मिनट मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी माँ मुझसे और दूर होती जा रही हैं। मेरा दिल बार बार कह रहा था कि काश किसी तरह मैं उड़कर अपने घर पहुंच जाऊं और अपनी माँ को आखिरी बार देख लूं। लेकिन मैं पूरी तरह बेबस थी। उस समय मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं बार बार सोच रही थी कि मैं इतनी दूर पढ़ने क्यों आई। अगर मैं भारत में होती तो कम से कम अपनी माँ को आखिरी बार देख तो पाती। मैं हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती रही कि कोई चमत्कार हो जाए
कोई रास्ता निकल आए, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं बदला। आखिर मैंने कांपते हाथों से फिर विवान को फ़ोन लगाया। जैसे ही उन्होंने कॉल उठाई, मैं फूट फूट कर रोने लगी और बोली, भैया, यहाँ तकनीकी दिक्कतों की वजह से सारी फ्लाइट्स रोक दी गई हैं। मैं चाहकर भी नहीं आ पा रही हूँ। मैं क्या करूँ? कैसे आऊँ? मुझे माँ को आखिरी बार देखना है। विवान ने खुद अपने आंसू रोकते हुए मुझे समझाया और कहा, अनाया, खुद को संभालो। मैं जानता हूँ कि तुम कितनी परेशान हो, लेकिन यहाँ हालात बहुत मुश्किल हैं। पिताजी अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। अगर तुम अभी नहीं आ सकती तो हमें माँ का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं किया जा सकता। तुम खुद को संभालो। जैसे ही फ्लाइट शुरू होगी, तुम आ जाना। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल और भी टूट गया। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, बस फ़ोन कान से लगाए लगातार रोती रही। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ज़िंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें चाह कर भी बदला नहीं जा सकता। मैं अपनी माँ को आखिरी बार देखने की लाख कोशिश करती रही, लेकिन किस्मत ने मुझे यह मौका भी नहीं दिया। यही बात मुझे अंदर ही अंदर सबसे ज़्यादा तोड़ रही थी। दूसरी तरफ मेरा भाई अकेला अपनी माँ को खोने का दुख सह रहा था और अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे पिताजी को संभालने की कोशिश कर रहा था। और मैं हज़ारों किलोमीटर दूर बैठी सिर्फ रो सकती थी, क्योंकि उस समय मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। माँ के जाने का दुख मेरे दिल से कभी नहीं गया, लेकिन जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। इसलिए मैंने खुद को संभालना शुरू किया और एक बार फिर अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने लगी। मैं जानती थी कि अगर मैं टूट गई तो माँ और पिताजी का सपना भी अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैंने हर दिन खुद को मजबूत बनाने की कोशिश शुरू कर दी। मेरी और विवान की लगभग रोज फोन पर बात होती थी। जैसे ही उनका फोन आता, मैं सबसे पहले यही पूछती, अब पिताजी कैसे हैं? उनकी तबीयत अब कैसी है? क्या उन्होंने समय पर दवाई ली? क्या उन्होंने खाना खाया? विवान मुझे बताते कि अब पिताजी पहले से काफी ठीक हैं। डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी है और अब वह घर पर ही आराम कर रहे हैं। लेकिन एक्सीडेंट की वजह से उनका शरीर पहले जैसा नहीं रहा। उन्हें चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती थी और हर छोटे बड़े काम के लिए किसी न किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती थी। एक दिन जब मेरी विवान से बात हो रही थी तो उनकी आवाज़ बहुत थकी हुई लग रही थी। मैंने पूछा, भैया क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? उन्होंने लंबी सांस लेते हुए कहा, अनाया, सच बताऊं तो अब सब कुछ अकेले संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। सुबह कंपनी जाना पड़ता है, वहाँ पिताजी का पूरा बिजनेस भी देखना होता है, क्योंकि अब वह खुद ऑफिस नहीं जा सकते। शाम को वापस घर आता हूँ तो पिताजी की देखभाल करनी पड़ती है। कई बार रात में भी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ अकेले कैसे संभालूं। मैं सोच रहा हूँ कि अब शादी कर लूँ, ताकि घर में भी कोई हो जो पिताजी का ध्यान रख सके। उनकी बात सुनकर मैं कुछ देर के लिए चुप रही, क्योंकि मैं जानती थी कि वह सच कह रहे थे। फिर मैंने मुस्कुराकर कहा, अगर आपको यही सही लगता है तो आप शादी कर लीजिए। मुझे भी लगता है कि अब घर में किसी का होना बहुत ज़रूरी है। मेरी बात सुनकर विवान ने भी राहत की सांस ली। कुछ समय के बाद पिताजी और परिवार के कुछ बड़े लोगों ने मिलकर उनके लिए एक अच्छा रिश्ता देखा। लड़की का नाम सानवी था। वह पढ़ी लिखी, समझदार और बहुत ही अच्छे संस्कारों वाली थी। दोनों परिवारों ने एक दूसरे से मुलाकात की और कुछ ही समय बाद दोनों की शादी तय हो गई। उस समय मैं लंदन में थी और मेरे कॉलेज में सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही थीं। मैं चाहकर भी भारत नहीं आ सकती थी, क्योंकि अगर उस समय परीक्षा छोड़ देती तो मेरा पूरा साल खराब हो सकता था। मेरे लिए यह फैसला बहुत मुश्किल था। एक तरफ अपने इकलौते भाई की शादी थी और दूसरी तरफ मेरा भविष्य। आखिर भारी मन से मुझे वहीं रुकना पड़ा। शादी वाले दिन मैंने वीडियो कॉल पर पूरे परिवार को देखा। विवान दूल्हे के कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे थे। पिताजी व्हील चेयर पर बैठे हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर अपने बेटे की शादी की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने वीडियो कॉल पर ही विवान और सानवी को शुभकामनाएं दी और खुद को मुस्कुराने की कोशिश करती रही। लेकिन कॉल कट होने के बाद मैं काफ़ी देर तक अकेले बैठकर रोती रही, क्योंकि उस दिन मुझे अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी। शादी के बाद सानवी हमारे घर आ गई और सच कहूँ तो उन्होंने बहुत कम समय में पूरे
घर का दिल जीत लिया। उन्होंने पिताजी को कभी ससुर नहीं बल्कि अपने पिता की तरह माना। वह समय पर उन्हें दवाइयाँ देती, उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखती, डॉक्टर की हर बात मानती और कभी उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देती थी। पिताजी भी धीरे धीरे उन्हें अपनी बेटी की तरह मानने लगे थे। जब भी मैं फ़ोन करती, विवान मुस्कुराकर कहते, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करना, सानवी ने घर बहुत अच्छे से संभाल लिया है। ये सुनकर मुझे भी सुकून मिलता था कि अब पिताजी अकेले नहीं हैं। उधर लंदन में भी मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। मैं हर क्लास पूरी मेहनत से करती थी, लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ती और अपने हर असाइनमेंट को समय पर पूरा करने की कोशिश करती थी। इसी दौरान मेरी मुलाकात यूनिवर्सिटी के एक सीनियर छात्र एड्रियन से हुई। एड्रियन लंदन का ही रहने वाला था और बीबीए के आखिरी साल में पढ़ रहा था। वह पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसकी सबसे अच्छी बात उसका शांत और मदद करने वाला स्वभाव था। वह कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था, एंड अगर किसी छात्र को पढ़ाई में कोई परेशानी होती तो बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद कर देता था। हमारी पहली मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ बातें समझ नहीं आ रही थीं। तभी उसने मेरी परेशानी देखी और बहुत विनम्रता से पूछा, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं मदद कर सकता हूँ। पहले तो मुझे थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन फिर मैंने हाँ कह दिया। उसने बहुत आसानी से मुझे सारी बातें समझा दी और मेरा प्रोजेक्ट पूरा करने में मेरी मदद की। उस दिन के बाद जब भी मुझे किसी विषय में दिक्कत होती तो मैं उससे पूछ लेती और वह हमेशा धैर्य से समझा देता। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी। हम अक्सर लाइब्रेरी में साथ पढ़ते, कभी कैंपस के कैफेटेरिया में बैठकर कॉफ़ी पीते और पढ़ाई से जुड़ी बातें करते। कभी कभी वह मुझे लंदन की अलग अलग जगहों के बारे में भी बताता, क्योंकि मैं वहाँ नई थी और उसे वहाँ की हर चीज़ की अच्छी जानकारी थी। लेकिन हमारी बातचीत हमेशा एक सीमा में रहती थी। हम दोनों अपनी पढ़ाई को सबसे ज़्यादा महत्व देते थे। समय के साथ हमारी दोस्ती और मजबूत होती चली गई। मैं उसकी सादगी, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से बहुत प्रभावित होने लगी थी। मुझे महसूस होने लगा था कि शायद मैं उसे पसंद करने लगी हूँ, लेकिन मैंने कभी उससे इस बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस समय मेरे लिए मेरी पढ़ाई और मेरा परिवार सबसे पहले था। दूसरी तरफ एड्रियन भी मेरी मेहनत, सादगी और अपने परिवार के प्रति मेरे लगाव से काफ़ी प्रभावित था, लेकिन उसने भी कभी अपनी भावनाओं का इजहार नहीं किया। हम दोनों बस अच्छे दोस्त बनकर अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य पर ध्यान देते रहे। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले दिनों में हमारी यही दोस्ती हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम रिश्ता बनने वाली थी। मुझे लगने लगा था कि अब सब कुछ धीरे धीरे पहले जैसा हो रहा है। भारत में विवान ने पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। पिताजी का ख्याल सानवी बहुत अच्छे से रख रही थी और कंपनी भी पहले की तरह चल रही थी। इसलिए अब मैं भी बिना किसी चिंता के अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे पा रही थी। उधर एड्रियन और मेरी दोस्ती भी हर दिन मजबूत होती जा रही थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझने लगे थे। अगर मुझे किसी बात की परेशानी होती तो सबसे पहले मैं उसी से बात करती, और अगर उसे किसी प्रोजेक्ट या काम को लेकर तनाव होता तो वह भी मुझसे अपनी बातें साझा करता था। लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा सम्मान और भरोसे पर टिकी रही। देखते ही देखते समय इतनी तेजी से बीता कि हमें खुद ही पता नहीं चला, और 3 साल कब गुजर गए इसका एहसास भी नहीं हुआ। आखिर मेरी बीबीए की पढ़ाई पूरी हो गई। ग्रेजुएशन वाले दिन मैं बहुत खुश थी, क्योंकि बचपन से जो सपना देखा था वह आखिर पूरा हो चुका था। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर अब शुरू होने वाला था। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन किस्मत ने मेरे लिए एक ऐसा इंसान चुना था जो आने वाले समय में सिर्फ मेरा सबसे अच्छा दोस्त ही नहीं बल्कि मेरी पूरी जिंदगी बनने वाला था। आखिर कौन था वह शख्स, कैसे हुई हमारी पहली मुलाकात और कैसे दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। अगर आप इस कहानी का पूरा सच जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाला हर भाग पहले से भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है।